क्या दिग्विजय सिंह राठौड़ 2023 दिसंबर के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें कांग्रेस की तरफ से दावेदार है? बड़ी तेजी से ये आता था कि बिल्कुल भाजपा को हराएंगे, मगर भाजपा हार पाती नहीं है राजसमंद विधानसभा में आते जाते नहीं है। बड़े प्रभावशाली परिवार है, मगर कहीं ना कहीं वोटों की दौड़ में हम थोड़े बहुत पिछड़ जाते हैं। तंसू जी का चुनाव हुआ तब दिग्विजय सिंह जी को जिस प्रकार से सक्रिय होना था उस प्रकार सक्रिय नहीं दिखे। जब मेरे पिताजी जिला अध्यक्ष हैं, प्रधान की दौड़ में अचानक से अरविंद सिंह जिनके जो आपके सामने प्रतिनिधि थे वो प्रधान की दौड़ में सबसे आगे आते हैं, और उनको उस दौड़ में आगे लाने वाले जो चेहरे होते हैं उस चेहरे में एक चेहरा दिग्विजय सिंह राठौड़ का भी दिखता है। जो कमिटमेंट्स हुए थे वो फुलफिल नहीं हो पाया, उलटफेर हुआ और अब छल कपट द्वारा बन गए। 2008 के चुनाव में आपको पता हो तो मेरे पिताजी 5000 वोटों से चुनाव हारे थे। यहाँ की विधायक एक युवा है, शिक्षित है। लोग ये कहते हैं कि जब उनके घर जाते हैं या उनसे मिलना होता है तो बड़े प्रोटोकॉल हमको फॉलो करने पड़ते हैं। वो चुनाव जीत नहीं पाए, वो परिणाम आपके लिए नकारात्मक रहा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा सा आपका मोह भंग हो गया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आप 2018 में दावेदारी की थी, तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव में भी आप दावेदारी के उस बिल्कुल प्रबल पैटर्न में नहीं थे, और अब इस बार आप कह रहे हैं कि अभी तक मैंने सोचा नहीं? हमेशा राजनीति फायदे के लिए नहीं, मायने के लिए की जाती है। हरि सिंह जी राठौड़ जिला अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मगर कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि हरि सिंह जी राठौड़ पूरा समय नहीं दे पाते हैं कार्यकर्ताओं को। चुनाव दोनों वो हारे हैं। पूरे प्रकरण में कांग्रेस के साथ राजनीति होगी कि जनता जनार्दन है, विकट परिस्थितियों में भी वापस जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ से चुनाव लड़ा। मैं हार स्वीकार भी करता हूँ। वो शिक्षा मंत्री भी थी, वो जलदाय मंत्री भी थी, लेकिन तीस विडम्बना ये है कि वो क्षेत्र के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। कांग्रेस के अंदरूनी जो खींचतान है वो इतनी हो जाती है कि उससे भी भाजपा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उपचुनाव की तो उपचुनाव में भी हमने पुरजोर कोशिश करी थी, प्रत्याशी बेहतरीन दिया था हमने जो निर्विवादित था। इन सारे चेहरों में दिग्विजय सिंह राठौड़ को कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि हाँ ये मेरे को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार है? ऐसा क्या होता है कि पंचायत तो आप जीत जाते हैं, मगर पंचायत समिति का जो चुनाव हुआ उसमें इतना बड़ा राजनीतिक घराने के होने के बावजूद एक नकारात्मक परिणाम आया, तो उसकी एक टीस मन में है। जहाँ का विधायक होता है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने क्षेत्र के लिए लड़े, और लड़ाई उसको विधानसभा से लेकर और क्षेत्र में हर चीज़ के लिए करनी चाहिए। जनसेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि पद हो तो ही जनसेवा की जाती है। आप तो एक ही घर में दोनों पार्टियां हैं, तो कभी आप करणवीर सिंह जी साथ बैठते थे, बहस नहीं होती है? टाइम था 2008 से 13 के जहाँ कांग्रेस सरकार थी और यहाँ का विधायक होता, तो आज जो राजसमंद 15 साल पीछे है वो 15 साल पीछे, 20 साल पीछे नहीं हुआ होता। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है अब ये तो ये कि पार्टी चुनाव के लिए तो ऐसे पार्टी किसी को कहती नहीं है। नमस्कार, आज हम आपको राजसमंद कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो राजसमंद विधानसभा का एक ऐसा किरदार है जो लगातार 2008 से लेकर आज तक कांग्रेस के बिल्कुल केंद्र में तो नहीं रहे, मगर गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे, और जब केंद्र का जिक्र हुआ तो उस केंद्र को केंद्र में बनाए रखने के लिए इनकी कवायदें लगातार जारी थी। वो चाहे फिर विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, संगठन से जुड़ी बातें हो, ये किरदार अपने आप में लगातार सुर्खियों में जरूर रहे। मगर इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ी सी सुर्खियाँ कम हुई हैं, थोड़ी सी सक्रियता कम हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना चले बात करें, और हो सकता है बातों ही बातों में कुछ पुराने किस्से भी खोले जाए, कुछ आगे के नए अध्याय पर भी चर्चा हो। तो अभी हमारे साथ है दिग्विजय सिंह राठौड़ केलवा। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस पर बड़े क्या कहते हैं खुले मन से स्वागत है, क्योंकि अमूमन आप मीडिया के साथ दिखाई कम देते हैं, और इन दिनों हम दावेदारों के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि क्या दिग्विजय सिंह राठौड़ 2023 दिसंबर के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें कांग्रेस की तरफ से दावेदार है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव में दावेदारी की जहाँ तक बात है, जब तक आज दिन तक तो मैंने अभी तक तो इस चीज़ पर कभी विचार किया ही नहीं है, और विचार नहीं करने का भी एक कारण है कि जो मेरे पिताजी हैं वो स्वयं यहाँ के इस ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं, और जिलाध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि जब भी चुनाव आते हैं तो उन पे पूरे ज़िले की, और जैसे कि आपको विदित है कि ज़िले की 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे प्रचार प्रसार का कमान का जिम्मा उनको दे रखा है। तो मैंने कभी उस दृष्टि में कभी देखा ही नहीं, उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं कि संगठन का काम करते हुए हो सकता है पार्टी कभी चुनाव लड़ने का उनको मौका दे नहीं दे। प्राथमिकता ये होती है जिलाध्यक्ष की कि संगठन के स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और 4 सीटों को जिताने के लिए प्रयास करें। वो ठीक है, आप हालांकि आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दावेदारी की अभी मैंने सोचा नहीं है,
पर यहाँ से जो मैं इंटरव्यू लूँगा, देखो आप, पहले मैं सारे दर्शकों को बता दूँ कि आपने कहा कि मैं दावेदारी के लिए सोचा नहीं है। अब यहाँ से जो इंटरव्यू जैसे चलेगा, मैं तो आपके आकलन पर छोड़ता हूँ कि आखिर में आते आते आप क्या अनुमान लगाते हैं कि दावेदार हैं या नहीं हैं। मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मगर आपने कहा कि जिलाध्यक्ष होने के नाते हरि सिंह राठौड़ की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में है, मगर आपने क्योंकि 2018 में दावेदारी की थी, तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव में भी आप दावेदारी के उस बिल्कुल प्रबल पैटर्न में नहीं थे और अब इस बार आप कह रहे हैं कि अभी तक मैंने सोचा नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने इस कांग्रेस पार्टी में मुझे और मेरे पिताजी को काफ़ी सम्मान दिया, मौके भी दिए। 2008 के चुनाव में आपको पता हो तो मेरे पिताजी 5000 वोटों से चुनाव हारे थे। 2013 में भी वो चुनाव लड़े और फिर मैंने 2018 में दावेदारी करी और पुरजोर तरीके से करी, लेकिन लगातार 2 चुनाव हारने के फॉर्मूले में हमारा नंबर नहीं लग सका, या मैं कहूँगा कि मेरा नंबर नहीं लगा। उस टाइम भी पिताजी दावेदार नहीं थे, मैं ही दावेदार था। लेकिन पार्टी ने उपचुनाव, जैसे 2018 का चुनाव हुआ, हमारे भाटी साहब को टिकट मिला, तो हमने उसमें पुरजोर तरीके से पार्टी के लिए काम किया। और उसको देखते हुए जब पंचायती राज के चुनाव आए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी साहब का, हमारे कांग्रेस संगठन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे प्रधान प्रत्याशी घोषित करके और प्रधान का चुनाव लड़ाया। तो मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने जितना मैं डिज़र्व करता था उससे बहुत ज़्यादा मुझे दिया है, उतनी ललक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जनसेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि पद हो तो ही जनसेवा की जाती है। कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं पार्टी में, लोगों के सुख दुख में आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और जब तक बनेगा जब तक खड़े रहेंगे। पंचायत समिति चुनाव का जिक्र किया, और पंचायत समिति चुनाव का जब जब जिक्र आता है तो जिक्र इस बात का भी आता है कि जो पंचायत का चुनाव जिस प्रकार से आपने लड़ा और जो परिणाम आपके लिए थोड़ा नकारात्मक आया, लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से पंचायत समिति के चुनाव में आप वो चुनाव जीत नहीं पाए, वो परिणाम आपके लिए नकारात्मक रहा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा सा आपका मोह भंग हो गया और आप थोड़े, जो पहले आपकी सक्रियता थी उसमें काफ़ी, उसमें उसके बाद कमी देखने को मिली। नहीं, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियां बदलती रहती है। चुनाव पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव के लिए जब मुझे पंचायत समिति का चुनाव दिया तो मैं सहर्ष, मुझे पता है कि मेरी हार हुई और मैं हार स्वीकार भी करता हूँ। और मैं इतना भी मानता हूँ कि जो प्रत्याशी मेरे सामने जीता वो मुझसे बेहतर होगा किसी न किसी प्रोग्राम में। जनता का जो जनाधार है वो सिरोधार्य है। और पंचायती चुनाव से पहले ही सरपंचों के चुनाव हुए तो केलवा में सरपंच मेरी मदर को चुना गया था और उसी कड़ी में काम करते हुए उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, तो मैंने उचित जहां माना कि 2 बार 3 बार केलवा से जो चुनाव विगत 18 के बाद जो हुआ, चाहे वो उपचुनाव का जिक्र करें या पंचायती राज चुनाव का जिक्र करें, पुरजोर तरीके से केलवा ने समर्थन दिया। तो मेरा नेतृत्व दायित्व बनता था कि जब मेरे पिताजी जिला अध्यक्ष हैं तो उनका फोकस थोड़ा केलवा पे कम था, तो एक जने को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी। तो मैंने केलवा की जिम्मेदारी उठा रखी और केलवा के संदर्भ में मैं अभी काम कर रहा हूँ। और पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे, तो वहाँ पे हम नियमित आना जाना रहता है, मिलना जुलना रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि विधानसभा में आते जाते नहीं है। जहाँ बुलावा होता है, जहाँ पार्टी की मीटिंगें होती है, कोई कार्यक्रम होता है, सुख दुख होता है, वहाँ प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचूँ। पंचायत का जिक्र किया और जो पंचायत के मैंने कुछ आंकड़े देखे, आप पूर्व में आप सरपंच रहे, अभी आपके माताजी सरपंच है, और जो वोटों का डिफरेंस है, जितनी मेरे को जानकारी है कि पहले आप जिससे जीतते उससे ज़्यादा इस बार आपका मतांतर बढ़ा है। तो ऐसा क्या होता है कि पंचायत तो आप जीत जाते हैं, मगर पंचायत समिति का जो चुनाव हुआ उसमें इतना बड़ा राजनीतिक घराने के होने के बावजूद एक नकारात्मक परिणाम आया, तो उसकी एक टीस मन में है? टीस नहीं है, उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि पंचायती राज के चुनाव में अगर केलवा जो सीट थी वो रिजर्व थी और मुझे किसी तीसरी जगह चुनाव जाकर लड़ना था, और जो कि विदित है कि पड़ासली और बामन टुकड़ा से वार्ड नंबर 17 से मैं जहाँ से चुनाव लड़ा वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। और चुनाव से महीने 1.5 महीने पहले मेरे घर में परिस्थितियाँ ऐसी बनी, मदर की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैं उस दरमियान समय में यहाँ पे क्षेत्र में नहीं जा पाया, लोगों से मिल नहीं पाया, काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा। और एंड मौके पे जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया तो पार्टी संगठन ने मुझे बोला कि चुनाव तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से
कोई प्रत्याशी ने दावेदारी नहीं करी और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था। तो मैंने उस विकट परिस्थितियों में भी वापस जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ से चुनाव लड़ा और परिणाम जो भी आया मैंने सहर्ष स्वीकार किया। स्थितियाँ परिस्थितियाँ आदमी के जीवन में बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। ये जो पूरा प्रकरण आप बता रहे हैं, हालांकि जो पंचायत समिति का जिक्र हो रहा है, विधानसभा की और भी आएंगे, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति बड़ी निर्दयी होती है, बड़ी क्रूर होती है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, पंचायत समिति के चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने की तैयारियां थी कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा आई थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ गई थी, मगर अचानक एक उलटफेर होता है और उस उलटफेर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जीते हुए जो चेहरे थे उनमें कहीं ना कहीं फूट नज़र आती है। और फिर उस प्रधान की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई और नाम का जिक्र होता है, मगर उस प्रधान की दौड़ में अचानक से अरविंद सिंह, जिनके जो आपके सामने प्रतिनिधि थे, वो प्रधान की दौड़ में सबसे आगे आते हैं और उनको उस दौड़ में आगे लाने वाले जो चेहरे होते हैं, उस चेहरे में एक चेहरा दिग्विजय सिंह राठौड़ का भी दिखता है। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जिनसे मैं चुनाव लड़ा, जिनके कारण मैं हार गया, जो मेरे आमने सामने प्रतिनिधि थे, आज मेरे को उनको खुद को प्रधान बनाना पड़ रहा है। ये कभी कभी लगता है राजनीति बड़ी अपनी भावनाओं से भी आगे बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि चुनाव हारने के बाद में जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उन्होंने भाजपा से बगावत करी और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थन देखे, अगर कांग्रेस मुझे समर्थन देती है तो पार्टी के पक्ष में मैं उप प्रधान कांग्रेस का बनाऊंगा। ये हमारा कमिटमेंट वादा रहा था और उसी कड़ी में मैं उनको स्वयं हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी के साथ मिलाने भी ले गया था और उन्होंने सहर्ष जिम्मेदारी ली थी कि आप मुझे प्रधान बनाइए। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और मैं पार्टी से बगावत कर रहा हूँ और प्रधान का कैंडिडेट हमने तो सभी कांग्रेस के संगठन ने हमने मिलके और ये फैसला किया कि मौका इनको देना चाहिए। और प्रधान उप प्रधान हमारा, क्योंकि बोर्ड नहीं था तो उप प्रधान हमारा बन रहा था, तो हमने कहा कि क्यों ना किया जाए। और एक चीज़ ये भी थी कि चाहे वो मेरे प्रतिद्वंदी थे, लेकिन क्षेत्र के लिए तो विकास के लिए वो भी लड़ रहे थे और मैं भी लड़ रहा था। हमारे में मनभेद नहीं था, मतभेद है पार्टियों का, विचारों का। तो मैंने भी उचित समझा कि जिस जगह पे मैं गया हूँ चुनाव लड़ने, वहाँ पे विकास के कई वादे हैं और मूलभूत सुविधा की कमी है। मुझे लगा कि चाहे चुनाव में हार गया हूँ, लेकिन उस क्षेत्र के विकास के लिए अगर ये आदमी आता है तो बेहतर ही है। तो मुझे उसमें कभी कोई टीस हुई नहीं है। पार्टी के मायने भी समझ सकते हैं, मगर कहीं कहीं अपने व्यक्तिगत रूप से तक लगता है कि इन्होंने मेरी रेस में इन्होंने अड़ंगा लगा दिया, अब मेरे को इनको प्रधान नहीं, अगर इतनी नेगेटिव सोच रखते हैं तो आदमी को पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए। राजनीति में हमेशा राजनीति फायदे के लिए नहीं, मायने के लिए की जाती है। पर ऐसा नहीं लगता है और मायने में मेरे लिए सही था कि क्षेत्र का वहाँ का विकास हो, वहाँ का प्रधान यहीं का प्रधान बने। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा तो मैंने वाकई में लोगों की वहाँ पे पड़ासली बामन टुकड़ा में लोगों की समस्या देखी, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो और पार्टी ने डिसीजन लिया सामूहिक रूप से कि साहब हम इन्हें प्रधान बनाना जाए, तो मैंने वो मतभेद उनसे कभी रखा नहीं है। मैंने कहा सहर्ष स्वीकार। पर ऐसा लगता है ना कि ये पूरा प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, हालांकि जो शुरू में पहले दिन उनको लगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी में बगावत का फायदा उठाते हुए अपने समर्थन से एक प्रधान बना लिया, मगर फिर जब मामला उप प्रधान पे आया तो ऐसा लगा कि पूरे प्रकरण में कांग्रेस के साथ राजनीति हो गई। हाँ, बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ मैं कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया था वो उनको पूरा करना चाहिए था। जो वादे हमारे नेताओं के सामने उन्होंने किए थे, जो कमिटमेंट्स हुए थे, वो फुलफिल नहीं हो पाया, उलटफेर हुआ और अब छल कपट द्वारा बन गए तो बन गए। ठीक है, राजनीति का एक हिस्सा है। राजनीति का हिस्सा है, मगर राजनीति में कई बार होता है ना कि निर्वाचन बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका जो परिवार है एक ऐसा परिवार है जो राजसमंद कांग्रेस विधानसभा की बात करूं तो यहाँ कांग्रेस में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रमुख परिवार माना जाता है। संगठन के दृष्टिकोण से देखिए आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2008-2013 के चुनाव आपके परिवार ने लड़े हैं, प्रधान पंचायत समिति का आप पूरा बता रहे, तो कहीं एक ऐसी मन में टीस नहीं रहती है कि बड़े प्रभावशाली परिवार है मगर कहीं ना कहीं वोटों की दौड़ में हम थोड़े बहुत पिछड़ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। प्रयास हमेशा पुरजोर, कोई भी चुनाव लड़ता है तो वो कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, लोगों का विश्वास जीतने के लिए। हम 2008 में कहे तो बहुत नज़दीक थे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी पार्टी में कि वो चुनाव नहीं मान पाया। अगर पार्टी उस टाइम भी एकजुट होती तो उस टाइम सीट निकल जाती। और वो एक टाइम था 2008 से 13 के जहाँ कांग्रेस सरकार थी और यहाँ का विधायक होता। तो आज जो राजसमंद 15 साल पीछे है वो 15 साल पीछे, 20 साल पीछे नहीं हुआ होता। वैसा ही मैं टाइम मानता हूँ कि किरण जी जब 2013 से 18 में
यहाँ से बने तो वापस राजसमंद का एक स्वर्णिम टाइम था कि आपका विधायक है, सांसद है और आप सत्ता में हैं। वो शिक्षा मंत्री भी थी, वो जलदाय मंत्री भी थी, लेकिन तीस विडम्बना ये है कि वो क्षेत्र के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। आप स्कूलों की स्थितियां देखें तो जब वो मंत्री थी बनने से पहले और बनने के बाद उतना सुधार नहीं हो पाया। जलदाय मंत्री होने के बाद भी राजसमंद झील भरने के या राजसमंद की तहसील के जो रेल मंगरा के या जो ये ऊपर के जो हैं गांव, इस तहसील के जो गांव हैं, पंचायतें हैं, आज भी पानी के लिए प्यासी है। तो वो भी एक स्वर्णिम समय था, वो चला गया। और उसी बिहाफ पे हमने 18 में ये कहा था कि साहब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, आप कांग्रेस के प्रत्याशी के अगर पक्ष में होते तो जो ये राजसमंद इतना पिछड़ा हुआ है, हर बार ये बात होती है कि साहब राजसमंद के में हमेशा राजसमंद के साथ राजनीति हो जाती है। बट मानना पड़ेगा आपको कि जहाँ का विधायक होता है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने क्षेत्र के लिए लड़ें, और लड़ाई उसको विधानसभा से लेकर और क्षेत्र में हर चीज़ के लिए करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सभी के लिए पुरजोर प्रयास करना। जो कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जो आप 13 के चुनाव का जिक्र करते हैं, यकीनन 13 से 18 तक स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करती है, उनकी हर एक स्तर तक कड़ी जुड़ी हुई थी। तो वो एक ऐसा समय था जब विकास होना चाहिए था, और आपका कहना कि उस वक्त नहीं हुआ तो ये अपने आप में बड़ा एक विडम्बना या पीड़ा का विषय है। तो फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उसके बावजूद 2018 का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती, और उसके बाद राजस्थान प्रदेश भर में तमाम उपचुनाव में से सिर्फ एक चुनाव ऐसा है जो भाजपा जीतती है, वो राजसमंद विधानसभा होती है। अब इसके लिए तो मैं यहाँ के जनता जनार्दन है, अगर उन्होंने प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अगर अपन कोई चीज़ कहें किसी के लिए तो वो उचित नहीं होगा। जनता का जो जनाधार होता है वो शिरोधार्य होना चाहिए। और बात रही 2000 वापस जब उपचुनाव की, तो उपचुनाव में भी हमने पुरजोर कोशिश करी थी, प्रत्याशी बेहतरीन दिया था हमने जो निर्विवादित था, और हम चुनाव अच्छा लड़े। वापस आपको मैं कहना चाहूँगा तो बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन से हम चुनाव जीते। अगर 2,500 वोटों का फासला इधर उधर होता तो हम ये चुनाव राजसमंद का जीत चुके हैं। कई बार चर्चा ये भी निकल कर आती है कि कांग्रेस के अंदरूनी जो खींचतान है वो इतनी हो जाती है कि उससे भी भाजपा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और कई कहा तो ये भी जाता है कि 2008 का जो चुनाव था, उस वक्त जब हरि सिंह जी लड़े तो शायद नीचे की जो हम क्षेत्र कहते हैं वहाँ से उतना समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस उस तरफ से एकजुट नहीं हो पाई। जब भाटी साहब को अवसर मिला तब इस तरफ से ये खबरें आई, और कहा यह भी जाता है कि तनसू जी का चुनाव हुआ तब दिग्विजय सिंह जी को जिस प्रकार से सक्रिय होना था उस प्रकार सक्रिय नहीं दिखे। नहीं, ऐसा नहीं है। तनसुख जी का जब चुनाव था तब मेरे फादर तनसुख जी के साथ लगातार हर दौरों में थे, और आपको पता था उस टाइम स्थितियाँ बड़ी विकट थी देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कोविड का दरमियान चल रहा था। उसी दरमियान कोरोना हुआ और मेरे पिताजी 1 महीने के लिए बीमार हुए, घर पे ही रहे। तो जैसे ही पिताजी घर पे आए तो मैंने वो जिम्मेदारी संभाली, मुझसे जितना बना मैं तनसुख जी के साथ हर दौरों में गया, पंचायतों में गया, जितने कार्य होते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब होता है, अब आप माने या नहीं माने, बड़े नेता का फ़र्क पड़ता है। पिताजी होते हैं और वो एक जो 15 दिन लास्ट के जो क्रूशियल टाइम था उस पर नहीं होना, वो भी एक हमारा कि वो अब उसके लिए तो मैं किसको जिम्मेदार बताऊं अब। पर ये होता है ना, कांग्रेस में कई बार ऐसे भी होता है कि टिकट इतना लेट घोषित होता है, क्योंकि आप राजसमंद विधानसभा हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार बड़े मजबूत तरीके से लड़ रही है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि अभी भी हम अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा कि स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई देता है कि वो चेहरा अगले चुनाव में ये चुनाव लड़ने वाला है। तो ये थोड़ा लेट हो जाता है चेहरा सामने लाते लाते, ये भी एक कहीं न कहीं नेगेटिव जाता है। नहीं, मेरा मानना नहीं है ऐसा। कांग्रेस में अभी तमाम चेहरे हैं, आप देखें जो दावेदारों की आप ही की मैंने सूची देखी, उसमें जो युवा चेहरे हैं वो पहले भी पदों पर रहे हुए हैं और अभी वर्तमान में पदों पे हैं। कोई चेयरमैन है, कोई प्रधान है। जो वरिष्ठ चेहरे हैं वो पहले कोई प्रमुख रहा हुआ है, कोई पूर्व प्रधान रहा हुआ है, कोई जिलाध्यक्ष रहा हुआ है, कोई सभापति रहा हुआ है। तो चेहरों की कोई कमी नहीं, और सभी बहुत मेहनती और प्रूवन चेहरे हैं। अब बात रहती है क्षेत्रफल की, विधानसभा के स्तर की, तो हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी मेरा मानना है कि जो वरिष्ठ टिकट मांग रहे हैं और जो युवा टिकट मांग रहे हैं वो सब बेहतरीन है। चुनाव अगर पार्टी एकजुटता से लड़ती है तो सीट आपने कहा एक ही पंक्ति में आपने सारे नाम भी मेरे को गिना दिए, पर अगर मैं ईमानदारी से पूछूं तो इन सारे चेहरों में दिग्विजय सिंह राठौड़ को कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि हाँ ये मेरे को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार है?
ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि मेरा मानना नहीं है, ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। आज जिला लेवल पे जिला संगठन जैसे सभी जिताऊ चेहरे हैं, अब चेहरा तो एक लेके आना है, तो उस एक चेहरे को छांटने के लिए कई पैरामीटर्स, कई मापदंड होते हैं, उससे निकलता है। जैसे कांग्रेस पार्टी की, एआईसीसी की, पीसीसी की, सीएम साहब की खुद की सर्वे होगी और वरिष्ठ लोगों को, युवा लोगों को बिठाया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और फिर आला कमान के कोर्ट में अगर हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी साहब जैसा नेता अगर वकील बन के जिसकी पैरवी करेगा, टिकट उसको मिलेगा। ये सारी बातें हो रही है, राजनीतिक रूप से बातें हो रही है। आप अभी भी जो ये राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आपके परिवार में एक अहम जिम्मेदारी है। हरि सिंह जी राठौड़ जिलाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मगर कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि हरि सिंह जी राठौड़ पूरा समय नहीं दे पाते हैं कार्यकर्ताओं को। नहीं, समय कार्यकर्ताओं का समय की बात तो है, हर पार्टी आप देखिए जिलाध्यक्ष का जो कार्य क्षेत्र होता है वो पूरा जो है प्रोग्राम वो एआईसीसी और पीसीसी से बन के आता है। मेरे हिसाब से आप पैरामीटर्स पे देखिए तो राजसमंद का जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि मैं अभी जयपुर में था, डोटासरा जी से भी मिला, हमारे पीसीसी चीफ से भी था, तो राजसमंद लोग ये कहते हैं कि जब उनके घर जाते हैं या उनसे मिलना होता है तो बड़े प्रोटोकॉल हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये चीज़ तो 2008 से पहले जब पहला चुनाव लड़ रहे थे तभी हमें बाद में सुनने को मिला। लोगों का ये कहना है कि वो बड़ा प्रोटोकॉल लगता है वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, लेकिन जो आज दिन तक मिला है उसने ये कहा था कि साहब हमारी इस भ्रांति के विपरीत हमने पाया है। और अगर ऐसा ही होता तो आप देखिए कि 2008 का चुनाव हुआ, 13 का चुनाव हुआ, 2010 में मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, 2020 में मेरा मदर यहाँ पे सरपंच का चुनाव लड़े। और ये जो प्रोटोकॉल वाली ही अगर बात होती तो ये आसपास के जितना क्षेत्र है इस पर जो प्रभाव है, जो लगातार चाहे चुनाव दोनों वो हारे, 2 सरपंच के चुनाव जीते हैं, लेकिन हमेशा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 786, 1556, 2000 और 3171 समथिंग कुछ वोट से हम जीते हैं। तो अगर ये चीज़ होती तो ये तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, आप खुद स्वयं देखें। एक बात जो आपने कही उसका ये मैं विपक्षी पार्टी की बात नहीं करूंगा, विपक्षी मानसिकता वाले लोगों की उपज है। एक पॉइंट आपने जो बोला उसमें मैं उसमें सहमत हूँ। मैं जब तक हरि सिंह जी राठौड़ से नहीं मिला था तब मुझे ऐसा लगता था कि इनसे बात करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, ये जब बात करते होंगे थोड़ा यूँ मेरे को लगा था अक्खड़ स्वभाव के होंगे, मगर जब मैं उनसे मिला तो जो उनके किस्से शुरू होते हैं तो ऐसा लगा मुझे कि बड़े दिलचस्प आदमी है, तो बड़ी दिलचस्प किरदार है। आपसे भी जब मैं आपके बारे में भी सोचता था तो मुझे लगता था कि शायद मीडिया से दूर रहने वाले लोग हैं, इनको लगता है कि मीडिया से ज़्यादा बात नहीं करनी है। एक आध बार जब बात हुई, आज जब इंटरव्यू चल रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं बड़े मिलनसार है, बातों के बड़े खुलकर जवाब देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आप अपनी इस छवि को जनता तक ले जाने में नाकामयाब रहते हैं? अब आप एक पत्रकार हैं और अगर पत्रकार की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना उचित होगा। ऐसा नहीं कि मैं मीडिया से दूर रहता हूँ या वगैरह, ऐसी कोई बात है। हम नियमित रूप से संगठन का कार्य करते हैं, राजसमंद भी आते हैं, गिलुंड तक भी जाते हैं। पिताजी का तो कार्य क्षेत्र बड़ा है, भीम, कोमलगढ़ सब जगह आना जाना लगा ही रहता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सोच विपक्षी पार्टी के लोगों का मैं कहना ये उचित नहीं समझूंगा। ये तो विपक्षी मानसिकता वालों के लोग हैं जो ये इस प्रकार की किंवदंतियां, भ्रांतियां फैलाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें कि बहुत ही सरल और सहज तरीके से सब जगह आना जाना है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वो नहीं है, कभी किसी चीज़ को समझा ही नहीं है इसी चीज़ को। राजनीति को भी देखें तो अब आपका जो केलवा परिवार है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी इनकी पेट है, कांग्रेस में भी अच्छी पकड़ है, तो ये दोनों ही पार्टियों में कहते हैं कि इनका राज कभी खत्म नहीं होता है। तो क्या ये मतलब ये सोची समझी बिल्कुल एकदम पूरी पद्धति है कि भाई दोनों पार्टियों में रहेंगे तो बराबर बनी रहेगी, या वास्तव में कोई विचारधारा? नहीं, आप बात विचारधारा की है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि आज मैं हिसाब से देखा जाए तो चौथी जनरेशन हूँ राजनीति में। मेरे ग्रैंडफादर भी एमएलए रहे हुए हैं, मेरे रियल बड़े फादर जो हैं वो उदयपुर जिला राजसमंद एक था तो उप जिला प्रमुख रहे हैं, 2 बार यहाँ के प्रधान रहे हैं। मेरे अंकल जो हैं वो छात्र राजनीति से ही, वो कोई केलवा आने के बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, वो छात्र राजनीति से एबीवीपी सर उदयपुर के प्रेसिडेंट रहे हैं, राजसमंद जिले के पहले जिला प्रमुख रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं। तो विचारधारा तो उनकी चलती रही और हमारी जो विचारधारा है वो चलती रही। पार्टी का निष्ठापूर्वक उन्होंने भी काम किया और निष्ठापूर्वक हमने भी काम किया। और निष्ठापूर्वक काम करते हैं तभी लोग बाग
और पार्टी संगठन जिम्मेदारी देता है। तो 2 बार टिकट मेरे फादर को मिला या जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, तो पार्टी में निष्ठा देखते हुए, विचारधारा देखते हुए दिए, और उनको भी पार्टी ने दिया तो उनकी निष्ठा और विचारधारा और उनकी कार्यशैली देखते हुए दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोची समझी रणनीति है, ये तो पहले दिन से ही था, कोई पार्टी चेंज करके इधर उधर नहीं आया। पार्टी चेंज करके नहीं आया, मगर कई बार हम जैसे सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, तो अगर एक कोई पोस्ट या कोई ऐसा विषय देखता हूँ, उस पर भी भाजपा कांग्रेस के लोग मतलब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उनसे भी इतनी बहस होती है। आप तो एक ही घर में दोनों पार्टियां हैं, तो कभी आप करणवीर सिंह जी साथ बैठते तो यूँ बहस नहीं होती है कि नहीं, कोई बहस नहीं होती है, विचारधारा की बात है। सहर्ष स्वीकार करते हैं, जो खामियां हैं उसको स्वीकार करते हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी स्वीकार करते हैं। और राजनीति जन से फ़र्क है। मैंने पहले भी आपको बताया कि राजनीति फ़ायदे के लिए नहीं, मायने के लिए करते हैं। जब फ़ायदे के लिए करते हैं तो मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं। जब कॉमन एजेंडा ही कॉमन है, जन सेवा, तो किस चीज़ की लड़ाई? आपने खुद ने कहा कि आपने आपके सामने वाले प्रत्याशी को प्रधान बनाने में पूरी मदद करी, पार्टी ने निर्णय लिया, संगठन ने निर्णय लिया तो सहर्ष स्वीकार करा, और कभी भी उनके कार्य क्षेत्र में कोई दखल अंदाजी नहीं करी। पॉजिटिव वो चल रहे हैं, पॉजिटिव हम चल रहे हैं। आपका जो परिवार है, आपके परिवार में पिताजी जिलाध्यक्ष हैं, आप सक्रिय राजनीति में हैं, इसके अलावा और कोई चेहरा ऐसा जो राजनीति में दिलचस्पी रखता हो? अभी तक तो कोई है नहीं है, लेकिन कोई मना ही नहीं है। अगर कोई इच्छा रखता हो और जनसेवा की भावना हो तो मोस्ट वेलकम है। अब थोड़ा सा कांग्रेस से थोड़ा सा भाजपा की तरफ चलते हैं। भाजपा में इन वैसे भी राजसमंद विधानसभा में बड़ी उठापटक हो रही है, अलग अलग दावेदार अपनी बड़ी मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जुड़ाव के नाते आपको थोड़ा यूँ लगता होगा कि हाँ, ये ऐसे लड़ते रहे तो ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा? अब ये जो लड़ाई है, मैं भाजपा में भी ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई में मुझे कुछ ज़्यादा कोई वो लगता नहीं है। आज सामान्य प्रक्रिया है, जैसे कांग्रेस में है वैसे भाजपा में भी है। चुनाव आते हैं तो चुनाव टिकट मांगने का अधिकार सबका है, और सब टिकट मांगते ही हैं। अब जहाँ तक कि यहाँ की विधायक का बात है, तो मेरा मानना है कि यहाँ की विधायक एक युवा है, शिक्षित है, और बीजेपी भी कोई पार्टी टिकट चेंज करेगी तो उनसे ही बेहतर कोई युवा और शिक्षित और किसी और को बढ़िया कैंडिडेट को लेकर आएगी। तो हर पार्टी का एक ये तो सतत प्रक्रिया है कि बेहतर से बेहतर कौन होता है उसको लेकर आए। हरा पाएगी 2023 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा को राजसमंद विधानसभा से? निश्चित पार्टी पूरी एकजुटता से काम करेगी। तो गहलोत साहब की आज आप देखिए, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि पहली बार 20 साल की राजनीति में मैं देख रहा हूँ जहाँ सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं की है जो नेता फील्ड में नहीं गए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। पर लेकिन सरकार ने काम बड़ा अच्छा किया। कांग्रेस से जब पूछते हैं, चुनाव में पूछते थे, 18 में भी पूछते थे, तो जवाब बिल्कुल बड़ी तेजी से यही आता था कि बिल्कुल भाजपा को हराएंगे, मगर भाजपा हार पाती नहीं है राजसमंद विधानसभा में। अब उनका संगठन है, वही बात मैंने आपको कहा ना कि पार्टी कोई चेहरे से नहीं, संगठन से जीतती है। पार्टी की खुद की एक नींव होती है, और हमने 2018 के बाद संगठन में काफ़ी काम किया है। इस बार लग रहा है हमें कि पार्टी एकजुट होकर और चुनाव लड़ेगी, और हमारे माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के उसमें सानिध्य में यहाँ पर राजसमंद में हमने काफ़ी कमिटमेंट की है, काफ़ी काम भी हुआ है। तो निश्चित ही तौर पर हमें इस बार पूर्ण विश्वास है कि गहलोत साहब की जो ये फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, जो ये राहत कैंप चल रहे हैं, इनका बहुत व्यापक असर है नीचे गांव में। तो पक्का इस बार हमें पूरा दिग्विजय सिंह राठौड़ की क्या भूमिका रहने वाली है 2023 में? जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, जहां उचित समझेगी, चाहे एक बूथ पे लगा दे, चाहे पूरा विधानसभा में कह दे, चुनाव लड़ना है। ये तो ये कि पार्टी चुनाव के लिए तो ऐसे पार्टी किसी को कहती नहीं है कि आप चुनाव लड़े, ये तो संगठन डिसाइड करता है, और संगठन का कलेक्टिव राय होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इस बार लग रहा है कि जैसे पार्टी का अधिवेशन में एक वो आया था फॉर्मूला कि 50 साल से नीचे 50-50 का जो फॉर्मूला है उसमें, तो मुझे विश्वास है कि इस बार जो निर्णय होगा वो युवाओं को और बुजुर्गों की दोनों की राय ली दी जाएगी, वरिष्ठों की राय ली दी जाएगी, और उनमें से जो नाम छन के निकलेगा, वो मैंने पहले भी बताया, आला कमान के कोर्ट में हमारे सीपी जोशी साहब जैसे वकील इतने बड़े नेता हैं, वो किसी की जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित ही तौर पर। हालांकि 18 का चुनाव, 8 और 13 का चुनाव तो आपके परिवार ने लड़ा है, मगर इस बार जिलाध्यक्ष के नाते आपका परिवार एक अहम भूमिका में है, तो जिलाध्यक्ष का पुत्र होने के नाते भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी महसूस करते हैं आप?
नहीं, अतिरिक्त तो है कि आपको मैं बताऊं कि विधानसभा में कोई इंटरफेरेंस मेरा बिल्कुल नहीं है। उनकी, मेरे पिताजी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है और इंटरफेरेंस मेरा कुछ रहता नहीं है। वो फ्रंट लाइन में है तो मैं बैक ऑफिस संभाल लेता हूँ। कुछ कहते हैं, अब निरंतर मैंने आपको कह रहा हूँ, संगठन की तो एक प्रक्रिया होती है, चाहे प्रदेश कांग्रेस से हो या AICC से हो, लिस्टें बनानी है कार्यकर्ताओं की, वो है। तो बैक ऑफिस में मैं ज़रूर उनकी मदद करता रहता हूं, और जहां वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, स्वाभाविक है कि एक ही दिन में एक ही समय पे 4 प्रोग्राम भी होते हैं, तो कहीं वो जाते हैं, कहीं मैं जाता हूं। उनकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधि के तौर पर ज़रूर खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। तो देखा आपने, मतलब सबसे बढ़िया बात तो इस जो पूरी इंटरव्यू से निकल कर आई है वो ये है कि अमूमन एक छवि बन जाती है कई बार। और जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मीडिया से मैं जानबूझ के दूर नहीं रहता हूँ, कई बार परिस्थिति ऐसी रह जाती है कि इतनी बात करने का अवसर नहीं मिलता है, मगर आज बात करने का अवसर भी था और तमाम बातें हुई। और जैसा कि मैंने कहा ना, एक बेहतर बात ये निकल कर आई कि हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, मुद्दों से भागते नहीं हैं। और दावेदारी को लेकर वैसे मना भी किया है, मगर मैंने आपको सभी दर्शकों को पहले भी आग्रह किया था कि पूरी बातों के बाद जो निचोड़ आपको निकालना है वो निचोड़ मुझ तक जरूर पहुंचाए। और साथ ही ये जो राजनीतिक अलग अलग कई बार बहस चलती है, कई बार राजनीतिक लोग एक दूसरे पर छीटाकसी करते हैं, तो शायद आज के इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी भी निकल कर आई है हमारे लिए, आपके लिए, कि राजनीतिक विचारधाराओं की एक ऐसी बहस है, एक ऐसी लड़ाई है जो विचारधाराओं तक ही सीमित रहे, इससे आगे हम ना बढ़े। अगर हम बिल्कुल संयमित तरीके से विचारधाराओं से जुड़े रहे तो एक परिवार में रहकर भी 2 पार्टियों से जुड़े रहा जा सकता है। खैर, अब हमारी भी यहाँ से दिलचस्पी ये है कि आगे आने वाले इस चुनाव में दिग्विजय सिंह राठौड़ आखिर उस दंगल में लड़ते दिखाई देते हैं या लड़ाते दिखाई देते हैं, इस पर बराबर नज़र रहेगी। मगर कोशिश करेंगे कि राजसमंद के इस रण से हर एक अपडेट आप तक लगातार लेकर आते रहें। आप सब लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। धन्यवाद।